आज हम लोग शुरुआत करते हैं एक नए चैप्टर की, एक नए पाठ की, जिसका नाम है परमाणु की संरचना। इससे पहले मैं 2 पाठ पढ़ा चुका हूं, आप उसकी वीडियो पहले ज़रूर देखें, अपने नोट्स बनाएं, स्कूल की कॉपी बनाएं। आज हमें जो पढ़ने हैं वो ये है कि परमाणु पदार्थ की मूलभूत इकाइयाँ क्या होती हैं। हालांकि ये सब चीज़ मैं 6th और 7th में भी पढ़ा चुका हूँ। डाल्टन का परमाणु का सिद्धांत क्या था, परमाणु का संगठन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैसे डिस्कवर किए गए, परमाणु रचना मॉडल 3 है अभी आपकी पाठ्य पुस्तक में, परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, समस्थानिक, आयनों का आयन किस तरीके से बनते हैं और संयोजकता क्या होती है। तो चलिए सबसे पहले हम पहले टॉपिक पे आ जाते हैं, परमाणु पदार्थ की मूलभूत इकाइयां। मूलभूत इकाइयां, सबसे पहले इस टॉपिक को ही समझ लेते हैं कि इस टॉपिक का क्या मतलब है, मूलभूत और इकाइयों का क्या मतलब है। जैसे एक मकान है, बताइए उसकी मूलभूत इकाई क्या होगी। उसकी मूलभूत इकाई होगी ईंट। मतलब पूरा मकान अगर हम ईंट खड़ी करते रहे तो पूरा मकान बन जाएगा। तो मूलभूत इकाई वो चीज होती है जिसके जमा करने से एक पूरा स्ट्रक्चर बन जाए। जैसे मैं आपको बताऊं कि गले में जो हार पहना जाता है उसकी मूलभूत इकाई क्या है। गले में जो हार पहना जाता है उसकी मूलभूत इकाई है गोल्ड का एक एटम, यानी कि गोल्ड का एक परमाणु। बहुत छोटे छोटे अगर हम गोल्ड के परमाणु को जोड़ते रहें तो एक सोने का बिस्किट बन जाएगा। हम उस सोने के बिस्किट को पिघलाएंगे तापमान में और उसके बाद उसे हार बना लेंगे जैसा भी हम बनाना चाहते हैं। ठीक है, अब मैं आपसे ये कहूं कि इस प्लास्टिक के मार्कर की मूलभूत इकाई क्या है, तो इस प्लास्टिक के मार्कर की मूलभूत इकाई है प्लास्टिक। यानी कि जब ये प्लास्टिक, अगर हम प्लास्टिक के बहुत छोटे छोटे कण मिलाते रहेंगे तो क्या बन जाएगी, एक प्लास्टिक की शीट बन जाएगी। उस शीट को हम अपने हिसाब से ढालकर उसे हम मार्कर बना सकते हैं। तो मूलभूत इकाई भी किसी भी चीज की वो सबसे छोटी यूनिट, वो इकाई जिसको हम अगर जमा करना शुरू कर दें तो एक पूरा स्ट्रक्चर बन जाए। तो मूलभूत इकाई का मतलब आप समझ चुके हैं। अब हमें पदार्थ की मूलभूत इकाई के बारे में पढ़ना है। एक पदार्थ की मूलभूत इकाई क्या हो सकती है, तो ये मैं 7वीं कक्षा में आपको बता चुका हूं कि सबसे पहले होता है पदार्थ। अगर पदार्थ को और तोड़ना शुरू करोगे तो वो टूटेगा छोटे छोटे अणु में, यानी कि मॉलिक्यूल्स में, अणु में। ठीक है, पदार्थ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैटर, METTER, मैटर। मैटर ये वो वाला मैटर नहीं है जैसे लड़ाई हो जाती है तो कहते हैं भाई क्या मैटर हो गया, ये वो वाला नहीं है। हालांकि उसी का एक दूसरा वर्जन हो सकता है। अणु को हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूल, MOLE, मॉलिक्यूल, CULE। अगर हम अणुओं को भी और तोड़ना शुरू कर देंगे तो वो हो जाएंगे परमाणु। ठीक है, अब परमाणु को अभी तक, यानी कि मैं जिस क्षण आपको ये बता रहा हूं अभी तक आप यही समझो कि पदार्थ जो है वो अणुओं से मिलकर बना हुआ होता है और अणु जो है वो परमाणु से। यानी कि अगर हम बहुत सारे परमाणु को इकट्ठा करना शुरू कर दें तब तो वो एक अणु बना लेगा, और बहुत सारे अणु को अगर इकट्ठा करना शुरू कर दें तो वो एक पदार्थ बना लेगा। जैसे मैं आपको ये बताऊं कि एक होता है HCl। देखो H बड़ा बनेगा, C बड़ा और L छोटा, क्योंकि H से हो गया हाइड्रोजन एक एलिमेंट होता है, और Cl से हो गया क्लोरीन, CHLORINE, क्लोरीन। इसीलिए हाइड्रोजन H लिखा जाएगा, क्योंकि क्लोरीन C से कार्बन हो सकता था, इसलिए Cl क्लोरीन का दिया गया। ठीक है, तो HCl हुआ। अब HCl, अब हम देखो HCl क्या है, एक पदार्थ हो गया। अब हम HCl को तोड़ेंगे, या एक आप अणु मान लीजिए, यानी कि आगे कुछ नहीं लग रहा है तो हमने एक मान लिया, यानी कि एक अणु HCl का एक अणु हो गया। अगर यहां 2 लग रहा होता तो 2 अणु HCl हो जाता, अगर 3 लग रहा होता तो ये 3 अणु HCl कह देते हम। लेकिन अभी कितना लग रहा है, अभी सिर्फ एक अणु लग रहा है, कुछ नहीं लग रहा है, तो हम मानेंगे एक अणु HCl। ठीक है, अब देखो ये क्या हो जाएगा, H+Cl।
यानी कि हाइड्रोजन का एक परमाणु, अब ये क्या हो गया, सिर्फ H है। अगर H2 होता, H2 को हम लिख सकते थे H प्लस H, यानी कि एक एटम हाइड्रोजन का और एक और एटम हाइड्रोजन का मिलकर एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन गैस का बना रहे थे। H2 क्या हो गया, गैस हो गया, और ये हाइड्रोजन का एक एटम हो गया, एक एटम हो गया। यानी कि एटम तो अकेला रह सकता है, परंतु मॉलिक्यूल तब कहा जाएगा जब वो आपस में हाथ से हाथ मिलाकर चलने लगेंगे। आप ये मान लीजिए कि इनके 7 फेरे पड़ चुके हैं, 7 फेरे पड़ चुके हैं। अगर इनके 7 फेरे हो गए हैं, अब ये क्या हो गए, पति पत्नी हो गए, अब ये अलग अलग नहीं रह सकते, तो मॉलिक्यूल क्या होगा, यानी कि एक अणु क्या होगा, जब मिलकर चीजें बना दी जाएंगी तब एक अणु हो जाएगा। अब हम इसको देखो साइंस की लैंग्वेज में क्या लिखेंगे, जैसे साधारण लैंग्वेज में हम ये लिख सकते हैं कि H मिला और Cl मिला, उसने HCl बना दिया। साइंस में इसकी लैंग्वेज क्या होगी, साइंस में इसकी लैंग्वेज होगी कि एक परमाणु हाइड्रोजन का, HYDROGEN, हाइड्रोजन का जब एक परमाणु क्लोरीन से मिलता है तब एक अणु HCl का बनता है। ठीक है, या हम इसको उल्टा भी कह सकते हैं कि एक अणु HCl जब टूटता है तो एक परमाणु, अब देखो हम यहाँ पे एटम की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे मॉलिक्यूल तो नहीं कहा, एक परमाणु हाइड्रोजन का और एक परमाणु क्लोरीन का बनाता है। अब आप देख लीजिए कि C+O2 हमें देगा CO2। अब इसको भी साइंस की लैंग्वेज में लिखेंगे। साधारण लैंग्वेज में ये कह सकते हैं कि भैया कार्बन ऑक्सीजन से मिला तो कार्बन डाइऑक्साइड बना ली। अब देखो साइंस की लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, एक एटम या एक परमाणु एक एटम कार्बन का जब मिलता है एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन से। अब देखो हमने मॉलिक्यूल क्यों कहा, क्योंकि एटम क्या हो सकता था, O प्लस O मिलकर O2 बना रहे होंगे। ठीक है, तो ये एटम हो गया और ये एटम हो गया, यानी कि 2 एटम मिलकर एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। तो एक मॉलिक्यूल जब ऑक्सीजन का मिलता है तो वो बनाता है एक, कुछ नहीं लिख रहा है तो फिर हम एक मानेंगे इसको, एक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इस तरीके से ये साइंस की लैंग्वेज में लिख दिया मैंने। और एक दो और देख लो, आपकी बुक में सिर्फ यही दे रखे हैं, बाकी मैं अपनी तरफ से एक बता देता हूं। SO2 S+O2 गिव्स, यानी कि देता है SO2। अब देखो, अब हम इसको साइंस की लैंग्वेज में लिखेंगे। साइंस की लैंग्वेज में क्या लिखेंगे, एक एटम की मॉलिक्यूल, एक परमाणु यानी कि एटम, क्योंकि खाली है, एक एटम सल्फर का, एस से होता है सल्फर, SULPHUR, एक एटम सल्फर का। अब यहाँ पे पूरा एक अणु बन गया है, O प्लस O तो नहीं लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है, O2 लिख रहा है। तो हम बोलेंगे एक मॉलिक्यूल O2 का, यानी कि ऑक्सीजन का मिलता है तो क्या बनाता है, सल्फर डाइऑक्साइड, और वो भी एक एटम सल्फर डाइऑक्साइड या एक मॉलिक्यूल, मतलब एक परमाणु बना रहा है या एक अणु बना रहा है, तो एक अणु, तो एक मॉलिक्यूल सल्फर डाइऑक्साइड। मुझे लगता है अब आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब यहां तक पिछली क्लास में आपको ये बताया गया था कि भाई पदार्थ जो होता है, मैटर जो होता है, वो कई सारे मॉलिक्यूल्स में विभाजित हो सकता है। जैसे एक मकान जो होता है ईंटों में, और अणु जो होता है वो परमाणु में, यानी कि एक ईंट के अंदर बहुत छोटे छोटे लाल रंग की क्या होगी, मिट्टी होगी, मिट्टी के कण होंगे। अब इस क्लास में आप ये देखोगे कि ये परमाणु जो है, आगे चलकर आप ये पाओगे कि ये परमाणु भी जो है वो 3 चीजों में विभाजित हो गया था। क्या क्या हुआ था, पहले तो हमारे पास ऐसा चश्मा नहीं था कि हम इसको और विभाजित होते हुए देख सके। बाद में ये किसमें विभाजित हुआ, बाद में हुआ ये इलेक्ट्रॉन, ELECTRON, इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन और तीसरा न्यूट्रॉन। ठीक है, आगे चलकर हम इसको पढ़ेंगे परमाणु के संगठन में। जब हम इसको पढ़ेंगे तो परमाणु के संगठन में पढ़ेंगे। अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, आप इसको अपनी उस पर भी बना सकते हो, कॉपी पर। अब
दूसरा आता है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। अब इससे पहले क्या हो रहा था, इससे पहले हो ये रहा था DALTON डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, THEORY थ्योरी, यानी कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। डाल्टन, ये जब इस तरीके से ऊपर डंडा लगा के ऐसा लगा देते हैं तो इसका मतलब होता है का, यानी कि डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, इस तरीके का ध्यान रखना। अब हो क्या रहा था कि पहले हमारे पास, हम सिर्फ कल्पनाओं में जी रहे थे, हमारे पास कोई ऐसा साधन नहीं था जिससे हम प्रयोग कर सके, यानी कि लेबोरेटरी में जाके, प्रयोगशाला में जाकर प्रयोग कर सके। तो हमने अपने हिसाब से संरचना दे दी। हमने संरचना कुछ नहीं दे दी होगी कि भाई ऐसा होता है, मैटर जो होता है वो मैटर जो होता है वो मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ होता है, और मॉलिक्यूल जो होता है वो एटम से मिलकर बना हुआ होता है। हमने अपने हिसाब से सिर्फ कल्पना में दे दी, हम इसका कोई प्रयोग या प्रमाण नहीं दे पाए। अब हमने क्या किया, अब व्यक्ति आए डाल्टन। डाल्टन ने 1808 में, कौन सी सन में, 1808 में, 1808 में एक मॉडल दिया, एक थ्योरी दी जिसको हम बोलते हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। इन्होंने अपनी थ्योरी में 5 चीजें दी। 5 चीजें क्या क्या दी? पहला कि जो हमारा पदार्थ है वह बहुत सारे अणुओं से मिलकर बना हुआ होता है। पदार्थ अणुओं से मिलकर बना होता है। पदार्थ जो है अणुओं से मिलकर बना होता है, ये मैं आपको बता चुका हूं। यानी कि जैसे अगर हाइड्रोजन की गैस है H2, इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन के एटम होंगे। ठीक है, अब ये तो हो गया एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन। अगर हम यहां पे देखेंगे 50 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के, तो ये क्या होगा, H+H, ये 50 बार हो रहा होगा, लेकिन बहुत सारे एटम्स से मिलकर बनी हुई होगी। तो पहला तो उसका पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये था, पहला दूसरा पॉइंट इसका था कि परमाणुओं को ना तो नष्ट किया जा सकता है। दूसरा था कि जो हमारे एटम हैं यानी कि परमाणु हैं, उनको ना तो नष्ट किया जा सकता है, ना तो नष्ट किया जा सकता है, कर सकते हैं, और ना ही बना सकते हैं, और ना ही बना सकते हैं। अब यही ज्ञान जो है वो गीता में भगवान कृष्ण ने दिया था कि आत्मा जो है वो अजर और अमर है, ना तो ये बनाई जा सकती है और ना इसे मिटाया जा सकता है। तो इन्होंने हो सकता है गीता पढ़ ली हो या महाभारत देख ली हो, कुछ ऐसा किया होगा इन्होंने डाल्टन साहब ने। तो अब देखो, यानी कि परमाणु की आत्मा क्या है, नहीं, एक मैटर की यानी कि एक पदार्थ की आत्मा क्या हुई, एटम यानी कि परमाणु। सबसे छोटा वही तो था जिसे हम परमाणु को बहुत आपस में इकट्ठा कर रहे थे, एक मुट्ठी में अगर हमने बंद कर दिया तो वो एटम बन जाता था। अब इस बात को कैसे सिद्ध करेंगे, ये बात इनकी इसलिए ठीक है कि एक किसी पदार्थ को, एक परमाणु को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है। अब जैसे मैं ये कहूं कि सोना जो होता है ना, उसका एक एटम होता है गोल्ड। ये देखो एक एटम हो गया, ठीक है, मैंने इसको एक एटम कह दिया। अब अगर ये गलत होते तो हम क्या करते, हम गोल्ड के यानी कि सोने के बहुत छोटे छोटे एटम बना लेते और उन्हें क्या करते, हम उन्हें एक जगह इकट्ठा करके अपने घर में ही जो है वो जेवर बना रहे होते, या हम हीरे का एटम बना लेते, डायमंड का। तो डायमंड हम अपने घर पे ही हीरे का व्यापार कर रहे होते। लेकिन बताओ क्या तुम अपने घर में सोना बना सकते हो? नहीं, सोना जो है वो सिर्फ मिट्टी से निकाला जा सकता है या खदानों से निकाला जा सकता है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि परमाणु को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है। तीसरा इनका पॉइंट था परमाणु अविभाज्य है। अब क्योंकि डाल्टन के टाइम में इतना सूक्ष्म देखने वाली दूरबीन यानी कि ऐसा कोई चश्मा नहीं रहा होगा कि उन्होंने देखा हो, तो हमने क्या किया था, हमने आपको बताया था कि पदार्थ जो है वो बना हुआ होता है अणु से, और अणु क्या, परमाणु। तो इन्होंने ये कहा कि पदार्थ की सबसे छोटी इकाई सिर्फ परमाणु है, यानी कि सिर्फ एटम है, एटम के बाद कुछ नहीं है। आप एटम तक पहुंच गए तो आपने परमाणु की जड़ खोद ली। इन्होंने तो सिर्फ इतना कहा। और चौथा पॉइंट इनका था
कि एक ही तत्व के परमाणु भार, यानी कि एक ही तत्व के, एक ही एलिमेंट के, जैसे हमने H2 ले लिया, हाइड्रोजन गैस, इसके अंदर क्या होगा, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन होगा। तो एक ही तत्व के, अब ये हाइड्रोजन एक तत्व ही तो हो गया, बताओ तत्व हुआ कि यौगिक हुआ, एलिमेंट हुआ कि कंपाउंड हुआ? ये क्या है, एक एलिमेंट है, क्योंकि इसमें एक ही जैसे एटम है, हाइड्रोजन का है और हाइड्रोजन का है। CO2 क्या है, ये यौगिक हो गया, क्योंकि इसमें कार्बन का भी एटम है और ऑक्सीजन का भी है, ठीक है। तो एक ही तत्व के जो परमाणु होंगे उनका भार और सारी चीजें एक जैसी होंगी, अलग अलग उसमें अलग अलग हो जाएंगी। जैसे CO2 में अगर तुम लोगे तो CO2 में कार्बन का अलग भार हो जाएगा, ऑक्सीजन का अलग हो जाएगा, लेकिन एक ही तत्व में एक जैसे रहेंगे। तो ये उनके 4 पॉइंट थे। 1808 में दिया था पहले कि पदार्थ जो है वो अणुओं से मिलकर बना हुआ होता है। दूसरा, हम अणु को और नहीं तोड़ सकते। तीसरा, पदार्थ सबसे लास्ट जो होता है वो परमाणु होता है, उसका और विभाजन नहीं किया जा सकता। और चौथा होता है कि एक ही तत्व के सारे एटम यानी कि परमाणु जो होंगे वो एक जैसे होंगे। और अब क्या हो चुका है, डाल्टन के बाद परमाणु की 3 अवस्थाओं को और पहचाना गया, यानी कि परमाणु के अंदर क्या हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है, मैंने निगेटिव लिख दिया। प्रोटॉन पॉजिटिव होता है और न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए 0 लिख दिया। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने, यानी कि यही जो लिख रहे हैं, थॉमसन। प्रोटॉन की गोल्डस्टीन ने, गोल्डस्टीन। और न्यूट्रॉन की थी कैडविक, जिसे हम चैडविक भी बोलेंगे। अब देखो, इसे याद रखने का क्या तरीका है, ET यानी कि इलेक्ट्रॉन की थॉमसन ने, PG यानी कि प्रोटॉन की गोल्डस्टीन ने, और NCC होता है ना, उसका NC ले लो, NC न्यूट्रॉन की कैडविक ने। तो ये आपको याद रखने का तरीका हो गया। अब क्योंकि हमारी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन खोज लिए गए थे अब तक, न्यूट्रॉन तो 1832 में यानी कि बाद में खोजा गया है। यानी कि अभी तक हमारे पास क्या था, हमारे पास जानकारी थी इलेक्ट्रॉन की और प्लस प्रोटॉन की, यानी कि इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन। अब क्योंकि ये खोज लिए गए थे तो अब लोगों का दिमाग खुजाना शुरू किया। उन्होंने ये कहा कि अच्छा ठीक है, एक एटम, एक मैटर होता है, तो उसने कहा हाँ भी होता है। मैटर के अंदर क्या होता है, मॉलिक्यूल होता है कि हाँ भी मॉलिक्यूल होता है। मॉलिक्यूल के अंदर परमाणु यानी कि एटम होता है कि हाँ एटम होता है। और एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं कि हाँ भी होते हैं। तो हमें ये बताओ कि ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन किस तरीके से उसमें धसे हुए होते हैं। अब तुम्हें एक तरीके से कह रहे हो कि इलेक्ट्रॉन जो है वो निगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन पॉजिटिव है, लेकिन जब हम पूरे मैटर को देखते हैं, यानी कि जैसे हमने घड़ी को देखा, तो घड़ी को चूंकि हमें करंट तो नहीं लगता है, वो क्या होता है, वो न्यूट्रल होता है, यानी कि उसका चार्ज 0 होता है, उसका आवेश 0 होता है। तो ये कैसे हो रहा है, तो उन्होंने, डाल्टन ने अपना एक, जे थॉमसन ने अपना एक मॉडल दिया जिसे हम बोलते हैं जे थॉमसन, THOMSONS, या हिंदी में लिखना चाहो थॉमसन, जे थॉमसन। ठीक है, थॉमसन का मॉडल कहते हैं उसको। थॉमसन के मॉडल को हमने क्या कहा, वाटरमेलन यानी कि तरबूज का मॉडल, तरबूज का मॉडल। इन्होंने क्या कहा कि भाई देखो, जैसे कि एक एटम क्या है, एक तरबूज के जैसा है, यानी कि एटम क्या है, एक तरबूज है। हमारा तरबूज थोड़ा सा खराब बन गया है, ये देखो, ये हो गया एटम, यानी कि हमने इसको बोल दिया परमाणु। ये एटम जो है ये एक तरबूज के जैसा होता है, और इसमें जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ऐसे धसे हुए होते हैं जैसे कि तरबूज में बीज कहीं भी धसे हुए होते हैं, इसलिए इसको तरबूज का मॉडल, या इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं प्लम, PLUM, प्लम, PUDDING, प्लम पुडिंग मॉडल। प्लम पुडिंग मॉडल, या इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं प्लम पुडिंग मॉडल। तो इन्होंने ये कहा कि, और इन्होंने ये कहा कि ये व्यास जो होता है, इसका एटम का व्यास जो होता है वो कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर, यानी कि 1 मीटर का 1 बटे, और 1 के आगे 10 जीरो, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इतना साइज होता है इसका, इतना व्यास होता है।
तो इन्होंने दो चीजें कही कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐसे धसे हुए होते हैं और दूसरा उसका व्यास 10⁻⁻10 मीटर, इसको बोलते हैं 10⁻⁻−10 मीटर। ठीक है। अब इनका समर्थन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये इसका कोई प्रमाण नहीं दे पाए। तो भैया साइंस में सिर्फ वही चीज स्वीकार की जाती है जिसका आप प्रमाण दे देते हैं। अब क्योंकि इन्होंने कोई प्रमाण नहीं दिया, इसलिए इसे उठा के, इसे बंद करके और इसे डब्बे में फेंक दिया गया। तो क्योंकि इसे डब्बे में फेंक दिया तो हम भी इसको मिटा दे रहे हैं। अब जे थॉमसन के बाद अगले एकदम होशियार व्यक्ति आए, रदरफोर्ड। कौन आए? रदरफोर्ड, RUTHER, रदर, FORD। रदरफोर्ड ने अपना एक एक्सपेरिमेंट किया जिसका हम बोलते हैं अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। EXP का मतलब हो गया एक्सपेरिमेंट। अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं? कण होते हैं बहुत छोटे छोटे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक सोने की बहुत पतली पन्नी ली। ये देखो, ये पन्नी ले ली। इसकी चौड़ाई कितनी थी? इसकी चौड़ाई थी 0.0004 मीटर। यानी कि इसे परिवर्तित करो, यानी कि 1/0 हटाओगे तो 1 2 3 4, 1 के आगे 4 जीरो और 4 लगा सकते हो। तो यानी कि 1 का लगभग 40,000 बटे हिस्सा इन्होंने इतनी मोटी, यानी कि 1 मीटर का 40,000, 1 मीटर का आधा कितना हुआ? आधा मीटर, यानी कि 40,000वां हिस्सा उसके बराबर मोटाई की इन्होंने एक सोने की चादर ली। अब उस पर क्या किया इन्होंने? देखो अल्फा ऐसा बनाते हैं, अल्फा, इसको हम बोलते हैं ALPHA, अल्फा पार्टिकल्स की बम्बारमेंट करा दी, यानी कि इन्होंने ऐसे दे के मारे इस पे। ठीक है। तो इन्होंने क्या पाया? इन्होंने पाया कि एक एटम में से बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स, यानी कि अल्फा पार्टिकल्स बहुत सारे तो सीधे निकल गए बिना मुड़े। कुछ जो थे, कुछ ने अपना रास्ता चेंज कर लिया और बहुत कम ऐसे थे जो जिस रास्ते पे डाले गए उसी रास्ते पे लौट के आ गए। ठीक है। अब यहां पर तुम सोच कर देखो तो उन्होंने ये पता लगाया कि भैया एटम की संरचना ऐसी होगी, क्योंकि हम परमाणु की संरचना पढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा एटम की संरचना ऐसी होगी कि एक एटम ठोस गोले के जैसा होगा, उसमें बीच में तो क्या होगा? नाभिक। क्या होगा? नाभिक, जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियस, NUCLEUS, न्यूक्लियस होगा। तो हमने जो अल्फा पार्टिकल डाले थे वो क्या थे? नेगेटिव चार्ज थे, पॉजिटिव चार्ज थे। तो बहुत सारे, अब क्योंकि एक एटम के अंदर न्यूक्लियस, यानी कि ये तो क्या हो गया? न्यूक्लियस यानी कि नाभिक, और ये हो गया एटम। एक एटम के अंदर न्यूक्लियस यानी कि नाभिक कितना छोटा होता है? जैसे एक फुटबॉल के मैदान में, या जैसे जिसमें एक क्रिकेट खेला जाता है उस मैदान में अगर हम बीच में एक मटर रखते हैं, एक मटर का दाना रखते हैं। अब देखो कितना बड़ा होता है, एक जिस पे हम क्रिकेट मैच खेलते हैं वो मैदान, उसमें एक मटर का दाना रख दें, उसके बराबर होगा। तो बहुत सारे अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए क्योंकि वो इसके संपर्क में नहीं आए। जो बिल्कुल दूर थे वो तो सीधे निकल गए। ये वैसे ही है जैसे पुलिस खड़ी हुई हो। अब पुलिस खड़ी हुई हो तो तुम दूर से निकल जाओ तो पुलिस तुम्हें नहीं पकड़ पाएगी, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब कुछ जो थे वो डिफ्लेक्ट हो गए, यानी कि कुछ जो पुलिस के पास से गुजरे उन्होंने तो अपनी मोटरसाइकिल इधर उधर घुमा ली, कोरोना की वजह से उन्होंने इधर उधर घुमा ली। और कुछ जो थे जो बिल्कुल न्यूक्लियस के सीधे में आ रहे थे, जैसे ये न्यूक्लियस के सीधे में आया, वो जो है वो अपने ही रास्ते पर लौट गए, यानी कि जैसे ही आ रहे थे वो वैसे ही लौट गए। तो इससे ये पता लगा कि एक एटम जो होता है वो इस तरीके का होता है कि एटम के बिल्कुल बीचों बीच में एक न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज यानी कि प्रोटॉन होते हैं, और बाहर जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं धसे हुए होते हैं। ये किसने कहा? ये रदरफोर्ड ने कहा। ठीक है। और जो लौट गए थे वो दूर से निकले थे, और जो बिल्कुल अपने रास्ते पे लौट आए थे वो बिल्कुल जाके न्यूक्लियस से टकराए हुए। तो उन्होंने इतनी सारी बातें बताई। अब हमारा तीसरा मॉडल आता है।
अब हमारा तीसरा क्या आता है? तीसरा हमारा आता है नील बोर। यानी कि हमारे तीसरे जो बहुत होशियार व्यक्ति थे वो थे बोर, यानी कि नील्स बोर। नील्स बोर, नील्स बोर ने क्या किया? अब इनसे क्या कहा गया? अब इससे पहले जो रदरफोर्ड थे उन्होंने कहा था कि भैया एटम होता है, बीच में उसके पॉजिटिव चार्ज होता है यानी कि न्यूक्लियस में, और बाहर उसके इलेक्ट्रॉन यानी कि निगेटिव चार्ज होता है। तो क्वेश्चन या प्रश्नवाचक चिन्ह इस बात पे लगाया गया कि भैया ये पॉजिटिव होता है कि हाँ होता है, और बाहर इलेक्ट्रॉन होते हैं कि हाँ होते हैं। तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा है कि जो पॉजिटिव है वो इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचता रहे और ये इलेक्ट्रॉन एक समय पर आकर इसके न्यूक्लियस में ही गिर पड़े? भाई देखो, अपोजिट चार्ज तो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे ना, तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? तो रदरफोर्ड भैया इस बात पे कुछ नहीं कह पाए, इसलिए रदरफोर्ड की बात को नकार दिया गया। अब मैदानी जंग में आए हैं हमारे अगले भाई साहब, जिनका नाम है नील बोर। नील बोर ने कहा इतनी सी बात हम बताएंगे ऐसा क्यों हुआ। उन्होंने ये कहा कि भैया ये जो हमारे रदरफोर्ड भाई साहब थे, बड़े भैया हमारे आदरणीय गुरुजी, उन्होंने चीजें ठीक बताई मगर पूरी तरीके से ठीक नहीं थी। तो भैया लोगों ने कहा अच्छा ठीक नहीं बताई तो तुम बता दो। उन्होंने कहा अभी लो भाई साहब। उन्होंने क्या किया? भैया देखो एटम ऐसा ही होता है। क्या अच्छा ऐसे ही होता है? कि हाँ ऐसे ही होता है। उन्होंने ये कहा कि पॉजिटिव जो होता है वो न्यूक्लियस बीच में होता है, प्रोटॉन। पॉजिटिव का मतलब हुआ प्रोटॉन। देखो मैंने ऊपर लिखा था प्रोटॉन, क्या प्रोटॉन पॉजिटिव बीच में होता है? क्या अच्छा बीच में होता है? क्या हाँ होता है? अरे यार ये तो रदरफोर्ड ने ही बता दिया था, तुम क्या नया बता रहे हो? ये हो गया न्यूक्लियस, NUCLUS, न्यूक्लियस यानी कि नाभिक, और एटम का मतलब परमाणु। परमाणु के नाभिक में जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। लेकिन जो उन्होंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन ऐसे ही घुसे हुए होते हैं, धसे हुए होते हैं, ये बात भाई साहब बिल्कुल सरासर उन्होंने रात को एक पौवा पीकर बताई होगी, इसलिए वो इस बात में गलत हो गए। तो उनका अच्छा कैसे हो गए? मतलब ये तो नहीं कहा था पौवा पीकर बताई थी, वो तो मैं अपनी तरफ से तुम्हें एंटरटेनमेंट करने के लिए, ताकि तुम्हें याद आ जाए, इसलिए पढ़ा रहा हूं। उन्होंने कहा कि लेकिन ये वाली बात भाई साहब वो गलत बता गए, वो नींद में बता गए होंगे। किस में बता गए होंगे? नींद में बता गए होंगे, इसलिए वो गलत हो गए। तो क्या अच्छा तुम तो नींद में नहीं हो? कि हाँ हम नींद में नहीं है। तो अब हमें बताओ तुम क्या कहना चाह रहे हो? तो उसने कहा इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के और पास एक कक्षा में घूमते रहते हैं। जैसे अगर मैं इलेक्ट्रॉन को ऐसा करके निगेटिव दिखा दूं यहाँ पे, कि वो और पास एक कक्षा में घूमते रहते हैं, और इनकी ये खासियत होती है कि ये अपनी कक्षा को कभी नहीं छोड़ेंगे जब तक कि इन पे बाहर से कोई ऊर्जा नहीं देते हैं हम लोग। वो कैसे छोड़ेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। आयंस का बनना इसी ऊर्जा को देने से रिलेटेड होगा कि वो आसपास एक कक्षा में घूमते रहते हैं। अब जैसे कि तुम्हारे स्कूल में तुम्हें अलाउ होता है कि तुम अपनी कक्षा में तो घूम सकते हो, लेकिन दूसरे की कक्षा में नहीं जा सकते। तो ये वाला जो टिंकू नाम का इलेक्ट्रॉन होगा वो इस वाली कक्षा में नहीं आ पाएगा, और ये जो पिंटू नाम का इलेक्ट्रॉन होगा वो इस वाली कक्षा में नहीं आ पाएगा। यानी कि ये घूमते रहेंगे ऐसा करके, या इनकी कोई भी दिशा हो सकती है, लेकिन ये एक दूसरे की कक्षा को छोड़कर कतई नहीं आएंगे। बिल्कुल तब भी नहीं जब प्रधानमंत्री मोदी रात को 8 बजे भाइयों और बहनों कहेंगे, तब भी नहीं आएंगे। ठीक है, तो नील बोर ने अपना ये मॉडल दे दिया। अब इसके बाद क्या हुआ? अब तक तो हमारे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बनाए गए थे, यानी कि अब तक हमने क्या डिस्कवर कर लिया था? हमने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर कर लिया था। हमें इलेक्ट्रॉन का पता था कि निगेटिव चार्ज होते हैं, हमें प्रोटॉन का पता था कि पॉजिटिव चार्ज होते हैं। अब एक और चीज डिस्कवर करी गई 1832 में। किसमें? चैडविक ने। किसने? मैंने कराया था ना, इलेक्ट्रॉन थॉमसन, प्रोटॉन गोल्डस्टीन, न्यूट्रॉन चैडविक। तो चैडविक ने CHADWIC चैडविक ने एक न्यूट्रॉन की खोज और कर दी। न्यूट्रॉन। अब न्यूट्रॉन की खोज करने के बाद ये उन्होंने बताया कि भैया परमाणु के अंदर एक तीसरा पदार्थ भी होता है जो न्यूट्रॉन होता है। तो
उस न्यूट्रॉन की क्या खासियत है? उन्होंने कहा न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता है, यानी कि जैसे ये पॉजिटिव था, ये निगेटिव था, ये कोई सा चार्ज नहीं होता है। तो अच्छा ये कैसे होता है कि भैया जो बोर ने एक एटम बनाया था कि हाँ भैया एटम बनाया था, ये देखो एटम बना दिया, इसके बीच में न्यूक्लियस था कि हाँ था, बाहर इलेक्ट्रॉन घूम रहे थे कि हाँ इलेक्ट्रॉन घूम रहे थे, कि बस जो न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव है वहीं पे हमारे न्यूट्रॉन भी पाए जाएंगे, बाहर कक्षा में नहीं घूमेंगे वो। इन्होंने इतनी सारी बात बताई। आते हैं परमाणु संख्या यानी कि एटॉमिक नंबर। परमाणु को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? एटम, और संख्या को नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है? तो जैसे एक हमारा हाइड्रोजन का एटम हो गया, 1H1, यानी कि 1 जो है वो इसका एटॉमिक नंबर हो गया। तो एटॉमिक नंबर जो होता है यानी कि परमाणु संख्या, जिसे हम Z से बनाते हैं, किससे बनाएंगे? Z से। A से नहीं बना रहे हैं हम, Z से बना रहे हैं, ये बात ध्यान रखना। A से एटॉमिक होता है लेकिन इसे लिखते Z से है। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर उस एटम में प्रोटॉन की संख्या के बारे में बताता है। क्या बताता है? प्रोटॉन की संख्या। यानी कि अगर हम ये कहें कि किसी एलिमेंट का यानी कि किसी तत्व का एटॉमिक नंबर 12 है, तो बताओ उसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी? तो तुम फटाक से बोल देना कि अगर एटॉमिक नंबर 12 है तो प्रोटॉन भी कितने होंगे? 12। अब ये हम तुम्हें पहले ही बता चुके हैं कि भैया एक एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही उसके आसपास जो है इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं, तो उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? वो भी 12 हो जाएगी। अब मैं तुमसे जल्दी जल्दी 2-3 चीजें पूछ रहा हूं, तुम मुझे बताओ किसी तत्व का एटॉमिक नंबर 4 है, तो बताओ उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? तो एटॉमिक नंबर 4 का मतलब हो गया नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी कि प्रोटॉन की संख्या। तो कितने प्रोटॉन होंगे? 4 ही उसमें प्रोटॉन होंगे। अब प्रोटॉन जितने होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? वो भी 4 हो जाएंगे। अब मैं तुमसे ये कहूं कि किसी तत्व में 5 इलेक्ट्रॉन हैं, अब देखो मैं इलेक्ट्रॉन पूछ रहा हूं, तो बताओ उसका एटॉमिक नंबर कितना होगा? अब 5 इलेक्ट्रॉन है तो बताओ प्रोटॉन कितने होंगे? प्रोटॉन भी उतने ही होंगे, 5 होंगे, तो उसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा? 5। ठीक है। अब अगला है हमारा द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या यानी कि मास नंबर। मास नंबर कहते हैं ना तुम्हारा कितना द्रव्यमान है, तुम्हारा मास कितना है। तो मास नंबर क्या होता है? मास नंबर ये होता है कि हमने एक, जैसे हमारे गांव में एक व्यक्ति हुए, कोई भी नाम रख लो, व्यक्ति का नाम था पप्पू। पप्पू की उम्र 12 साल है। हमने क्या किया, उस गांव में अगर हम ये पूछेंगे कि भाई साहब इनकी टिंकू की कितनी उम्र है, तो वो ये कहेंगे कि पप्पू की उम्र से 15 गुना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पप्पू की कितनी थी? 12। तो 12 की 15 गुना उम्र है। अब हम पूछेंगे कि इस बच्चे की कितनी उम्र है, तो ये कहेंगे कि पप्पू की उम्र की 5 गुना इस बच्चे की उम्र है। तो 5 गुना यानी कि 60 वर्ष हो गई उसकी। इस तरीके से अब ये पप्पू जो है जिनकी हमने 12 ली थी, ये है कार्बन का आइसोटोप C12। हमने क्या किया, हमने हर एक पदार्थ को कार्बन के इस आइसोटोप से वजन करके देख लिया। हमने ये देखा कि अगर किसी का मास नंबर 5 है, किसी का 6 है, किसी का 7, किसी का 8, किसी का 9, कुछ भी हो सकता है। अगर किसी का मास नंबर 5 है तो उसका मतलब ये हुआ कि वो कार्बन के 12 आइसोटोप क्या होते हैं समस्थानिक, वो भी मैं आपको बताऊंगा। कार्बन के C12 के 1/5 गुना होगा, इसका मतलब ये हुआ। तो अब मास नंबर समझ गए तुम लोग। और मास नंबर क्या होता है कि मास नंबर किसी भी एटम में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या होती है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को हम मास नंबर बोल देते हैं। ठीक है। अब जैसे हमने ये कहा कि किसी एटम में प्रोटॉन की संख्या 5 है और न्यूट्रॉन की संख्या 5 है, तो बताओ उसका मास नंबर कितना होगा। तो उसका मास नंबर हो गया 5 और 5 10, यानी कि मास नंबर तो हो गया। मास नंबर को हम बोलते हैं A से, यानी कि एटॉमिक नंबर तो हमने Z से किया था, जो A से शुरू हो रहा था उसे Z से, और मास नंबर को A से, तो उसका मास नंबर तो हो गया 10 और एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा। अब देखो प्रोटॉन की 10 है, तो जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन है और उतने ही एटॉमिक नंबर।
तो उसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा 10। ठीक है। अब आपके में है समस्थानिक यानी कि आइसोटोप्स। क्या होते हैं? आइसोटोप्स होते हैं जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, 1H1, 1H2 और 1H3। नीचे वाला तो हो गया एटॉमिक नंबर। नीचे वाला कितना हो गया? एटॉमिक नंबर। देखो एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन के सेम है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है। तो आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स होते हैं, आइसोटोप्स एक एलिमेंट के वो एटम होते हैं जिनका सेम एटॉमिक नंबर होगा। देखो एटॉमिक नंबर सेम है, इसका भी 1, इसका भी 1, इसका भी 1। ये होते हैं मास नंबर। मास नंबर यानी कि द्रव्यमान संख्या, मास नंबर। तो आइसोटोप्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, यानी कि एटॉमिक नंबर तो सेम हो लेकिन मास नंबर डिफरेंस हो। अब तुम्हें कैसे ध्यान रखोगे कि मास नंबर ऊपर था कि एटॉमिक नंबर ऊपर था? यानी कि अब तुम ऐसे याद रखो कि मास का मतलब हो गया वजन, यानी कि वजन सर पे रखा जाएगा तब आसानी से चलेगा, या पैरों में बांध लोगे तब। तो सर पे, यानी कि जो सर पे रखा हुआ है वो तो हो गया मास नंबर, और जो पैरों में पड़ा हुआ है वो एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर तो सेम रहे, SAME सेम मतलब बराबर रहे, और ये बदल जाएं तो क्या होता है? तो हम उसको बोल देते हैं आइसोटोप्स यानी कि समस्थानिक। ठीक है। अब हमारा अगला है आयंस का बनना। अब आयन कैसे बन रहे हैं? नील्स बोर ने ये बताया कि एक एटम होता है कि हाँ होता है, उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है, हाँ होता है, और उसके बाहर इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी कि जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे, जैसे न्यूक्लियस के अंदर अगर मानो कि हमने 10 प्रोटॉन ले ली तो बाहर भी 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। इससे क्या होगा? ये एक दूसरे को संतुलन बनाए हुए होंगे, संतुलन बनाए रखेंगे ये। और ये पूरा एटम एज अ होल, पूरा जो होगा एटम न्यूट्रल हो जाएगा, जिसका कोई चार्ज नहीं होगा, ना तो पॉजिटिव होगा ना नेगेटिव होगा। यानी कि ये वाले पॉजिटिव चार्ज इस वाले नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रल करते रहेंगे। अब हुआ क्या कि ये 10 इलेक्ट्रॉन जो थे, ये 10 इलेक्ट्रॉन इन्हीं में से किसी कक्षा में घूम रहे होंगे, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 घूम रहे हैं। अब हमने क्या किया? बाहर से हमने एक एनर्जी दे दी। देखो हमने एनर्जी दे रहे हैं, हम ई से एनर्जी। अब जैसे ये किसी घर की चौकीदारी कर रहे थे इलेक्ट्रॉन घूम घूम के, अब हमने क्या किया? डकैत ने इनको 1 लाख रुपए दे दिए। 1 लाख का मतलब हो गया एनर्जी, कुछ ने दिया। तो इनमें से एक जो है एक इलेक्ट्रॉन टूट गया, और उसने ये कहा कि हाँ भैया तुम जो है, जैसे मैं मेन गेट पे आऊंगा मैं मेन गेट खोल दूंगा और तुम जो है चोरी कर लेना। तो ये इलेक्ट्रॉन जिसे हमने एनर्जी दी थी ये निकल जाएगा, बाहर भाग जाएगा। अब प्रोटॉन कितने हैं? 10 तो थे पॉजिटिव चार्ज। अब इलेक्ट्रॉन कितने बचे? 1 निकल गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 9 इलेक्ट्रॉन बचे। यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज था हमारा 1 ज्यादा हो गया, तो इस पूरे एटम पे 1 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन को भगा देते तो बचते हमारे 8। तो 8 से तो 8 कैंसिल हो जाते, कितने बचते? 2। तो हम 2 पॉजिटिव कर देते। ऐसे ही अगर हम 10 के 10 भगा देते तो +10 आ जाता। तो एटम पर आयंस इस तरीके से बन जाते हैं। जब हम उन्हें एनर्जी दे देंगे, यानी कि जब डकैत 1 लाख रुपए दे देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन भाग जाएंगे। सिर्फ इलेक्ट्रॉन भाग सकते हैं न्यूक्लियस के अंदर से, प्रोटॉन कभी नहीं भागेगा। इसलिए अब तुम ये सोचो कि ये तो सर पॉजिटिव हो गया, अब आप कह रहे हो कि इलेक्ट्रॉन नहीं भाग रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन भाग रहा है और प्रोटॉन नहीं भाग रहा है। तो हमने ये देखा है कि कई बार एटम पे नेगेटिव चार्ज भी होता है। वो कैसे होता है? जैसे ऑक्सीजन पे -2 नेगेटिव चार्ज होता है। तो सर वो कैसे होता है? वो ऐसे होता है कि हम क्या कर रहे हैं, इसमें अपनी तरफ से एक इलेक्ट्रॉन भेजेंगे। जैसे 10 इलेक्ट्रॉन थे, अपनी तरफ से हम एक इलेक्ट्रॉन भेजेंगे, ये इलेक्ट्रॉन पट्टे से जाके इसमें फिट हो जाएगा। अब प्रोटॉन कितने हमारे? 10, और इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 11। तो बताओ, एक नेगेटिव ज्यादा हो गया ना, तो इसका एक नेगेटिव आ जाएगा। ऐसे ही हम एक और इधर से इलेक्ट्रॉन दे देंगे, एक और हमने दे दिया, एक और दे दिया, अब 13 हो गए। तो -3, यानी कि 10 से तो 10 कैंसिल हो जाएंगे, कितने बचे? 3, तो -3 हो जाएगा। इस तरीके से आयंस बन जाते हैं।
अब हमारा आखिरी है कि संयोजकता क्या होती है। संयोजकता अंग्रेजी में इसको बोलते हैं भैया बैलेंसी। अंग्रेजी में इसलिए पढ़ा करो क्योंकि अंग्रेजी का भी जमाना है। बैलेंसी का मतलब होता है हाथ। बस अगर तुम्हें ये हाथ याद रह गया तो तुम्हें संयोजकता और बैलेंसी याद रह जाएगी। जैसे मेरे दो हाथ हैं तो मैं क्या कर सकता हूं, दो लोगों से संयोजन कर सकता हूं। एक तो इसे पकड़ सकता हूं और एक इसे पकड़ सकता हूं, यानी कि मैंने दो लोगों को पकड़ लिया तो मेरी बैलेंसी यानी कि संयोजकता कितनी हो गई, 2। अब भगवान विष्णु के कितने हाथ हैं, 6 हाथ हैं, तो उनकी बैलेंसी कितनी हो गई, उनकी बैलेंसी होगी 6। अब जैसे किसी कंपाउंड की यानी कि कार्बन की 4 हाथ हैं, 1 2 3 4, ये जब भी मिलेगा 4 लोगों से मिल सकता है, तो इसकी बैलेंसी कितनी होगी, 4। अब हाइड्रोजन की कितनी है, हाइड्रोजन का 1 हाथ है, वो इधर हाइड्रोजन से जुड़ सकता है, तो उसकी बैलेंसी कितनी होगी, 1। यानी कि बैलेंसी का मतलब होता है हाथ। तो ये आपका चैप्टर पूरा हो चुका है। आप आगे इसकी कॉपी बनाइए और इस चैप्टर को बार बार देखेंगे आप, बहुत अच्छे से समझ में आएगा।